ये क्या सीटी बजा रही हो? ऐसे सीटी बजाते किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, वो रामू मेरी सीटी को सुनता है तो मैं कहीं भी हूँ तो वो मेरे पास आ जाता है। वो अकेले ही नहीं आता, बाकी की भीड़ों को भी लेकर आता है। वैसे लड़कियाँ सीटी नहीं बजा सकती क्या? तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सभी मुझे ही कहेंगे। ये कैसे संस्कार है? कोई भी कुछ भी सोचे, मुझे परवाह नहीं। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। उनके लिए मैं बदल नहीं सकती, ठीक है? सभी आ गए, अब चलते हैं। उस तरह उन्हें ले जाकर घर पहुंचते हैं। फिर कुछ सालों बाद रानी की शादी की उम्र होती है, लेकिन मोहन की सेहत बिगड़ती है। भेड़ों को चराने के लिए भी नहीं ले जा पाता। पिताजी, तुम चिंता मत करो, दवाई खाकर घर पर ही रहो। मैं जाकर आती हूँ। खाना बनाकर रखा है, दोपहर में समय पर दवाई खा लेना। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा बेटी, सभी मुझे ही कहेंगे। लड़की को ऐसा क्यों बना रहे हो? शादी की उम्र वाली लड़की को भेड़ चराने भेज रहे हो। तुम्हारी शादी करवा देता हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं नहीं भी रहूंगा तो परवाह नहीं। उन्हें बेचकर जो बचा है वो खाएंगे तो उसके बाद हमें खाना कौन खिलाएगा? पिताजी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं देख लूंगी। लोगों की मुझे परवाह नहीं। ठीक है, तुम्हारे जाते समय गिरिराज मामा कहीं दिखाई दिया तो मैंने घर पर बुलाया है, कहो कुछ बात करनी है। तभी रानी भेड़ों को ले जा रही होती है। कुछ समय में गिरिराज दिखाई देता है। मामा जी, तुम्हें पिताजी ने बुलाया है, कुछ बात करनी है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी की सेहत अच्छी नहीं है सुना है, अभी कैसे है? हाँ मामा जी, इस बीच कुछ ज्यादा ही खास रहे हैं। वैद्य के पास लेकर गई थी तो दवाई दी। ओ वैद्य अच्छा है, उसने दी हुई दवाई खाएंगे तो जल्दी ठीक होगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी के पास जा रहा हूँ। तभी गिरिराज उधर से मोहन के पास जाता है। क्या हुआ जीजाजी, आपने बुलाया? आपकी सेहत कैसी है अभी? यही तो मेरी मुसीबत है, मेरी सेहत थोड़ी भी ठीक नहीं है। रानी की शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवा दूंगा तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। कोई अच्छा रिश्ता देखो। रानी तो दिखने में बहुत सुंदर है, कोई भी देखेगा तो तुरंत ही शादी के लिए हाँ कहेगा। मेरे पहचान वालों को बोलकर देखता हूँ। तुम रानी के लिए चिंता मत करो, तुम्हारे सेहत पर ध्यान दो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। वैसे रहते हुए कुछ समय बाद रानी भेड़ों को घर पर लेकर जाते हैं सोचकर, रामू, रामू। तभी सारी भेड़ वहाँ आती है। तुम अकेले ही समझदार हो रामू, मुझे किसी को लाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ सभी को पीछे लेकर आ गए, इसलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। आओ, तुम्हें कंधे पर बैठाकर ले जाती हूँ। तभी कुछ दिन गुजर जाने के बाद, क्या रे महेश, परीक्षा कैसे गई? इस बार पास होगा या नहीं? क्यों, पास नहीं हुआ तो कोई आपत्ति थोड़ी आएगी। वैसे भी पढ़ाई करके मैं कोई नौकरी करने की नहीं सोच रहा हूँ। नौकरी करके कमाए हुए पैसे किसे बस होगे? मुझे तो व्यापार करना है। पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे हो तो व्यापार क्या करोगे? वैसे कौन सा व्यापार करोगे? तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम कुछ कर सकते हो। व्यापार करना है तो पैसे लगेंगे, तुम पर विश्वास करके कौन पैसे देगा तुम्हें? तुम व्यवसाय ऐसे भी नहीं कर पाओगे। मेरी बात सुनकर कोई नौकरी कर लो। जो 10 एकड़ है उनमें से 2 एकड़ बेचेंगे तो कोई भी एक व्यापार कर सकते हैं। वैसे भी तुम्हारा अकेला लड़का हो, मुझे जो करना है वो करने दो मुझे। इस तरह जो खेत है उन्हें बेचेंगे तो कैसे चलेगा? मैं जब तक हूँ तब तक तुझे खेत बेचने नहीं दूंगा, समझ गए? ऐसा रहते हुए कुछ दिनों बाद रानी का पिता मोहन सेहत खराब होने की वजह से गुजर जाता है। रानी अकेली ही घर पर रहती है। रानी को देखकर गिरिराज दुखी होकर एक दिन रानी के पास जाकर, बेटी रानी, ऐसे कितने दिन और तुम अकेले ही रहोगी बताओ? तुम मेरे घर पर आ जाओ। अकेले ऐसे रहोगी तो देखकर 4 लोग क्या कहेंगे? तुम्हारा सगा मामा हूँ, मैंने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया तो मुझे लोग क्या कहेंगे? मेरी बात सुनकर इन भेड़ों को बेचकर मेरे पास रहो। इन भेड़ों को बेचना मुझसे नहीं होगा मामा जी, मुझे वक्त का पता नहीं चलता। मेरा समय अच्छे से गुजर रहा है। मैं अकेली रहूंगी तो मुझे कोई डर नहीं। गाँव वालों की बातें मत सुनो मामा जी। भेड़ों को नहीं बेचोगी तो भी चलेगा, लेकिन इनकी जिम्मेदारी मेरे पास काम करने वाला राजा लेगा। लेकिन तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनकर कुछ दिन हमारे साथ मिलकर रहो, तुम्हें अच्छा लगा तो वही रहो। तभी कुछ समय बाद रानी को मनाकर घर पर लेकर जाता है। उस दिन शाम को, ए महेश, रानी को देखा क्या? बहुत अच्छी लड़की है, आगे पीछे कोई नहीं है।
ऊपर से सुंदर भी है। रानी से तुम्हारी शादी कराने की सोच रहा हूँ। मुझे पसंद है वो। उसे कुछ पढ़ने नहीं आता, उसे कौन शादी करेगा? ऊपर से भेड़ चराती है। मुझे उसके साथ शादी करना पसंद नहीं। वैसे भी मैं शादी नहीं करने वाला। मुझे जबरदस्ती मत करो। पढ़ाई में क्या रखा है? लड़की घर पर रहेगी तो तुझे जो चाहिए वो देख लेगी। तुम पढ़कर क्या कर पाए हो? तुम्हारे दोस्त के साथ घूमने के अलावा और कुछ कर रहे हो क्या? आप ऐसा कह रहे हो इसीलिए परसों मेरे दोस्त से शहर में मिला। एक कपड़े की दुकान डालते हैं कह रहा था। वो व्यापार बहुत ही लाभ में चलेगा कह रहा है। थोड़े से पैसे में व्यापार शुरू हो सकता है। अब क्या करने कह रहे हो? पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम पैसे कहीं से लेकर आओ। वो 10 एकड़ क्या करोगे बताओ? वैसे भी पूरे खेत नहीं मांग रहा हूँ। उनमें से 2 एकड़ बेचने कह रहा हूँ। बचा हुआ 8 एकड़ आपके पास रख लो। तुम्हें इससे पहले भी 100 बार कह चुका हूँ, उन खेतों को नहीं बेच सकता। तुम्हारी मर्जी है तो रहो या घर से बाहर जाओ। तुम्हारी बातें और नहीं सुननी मुझे। ठीक है, कल सुबह उठकर चले जाऊंगा। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। उस तरह दोनों झगड़ा करते हैं। ये सब रानी सुन रही है। उस दिन शाम को महेश के पास जाकर, सुनो महेश, तुम्हें व्यापार के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्यों, तुम दोगी? तुमसे नहीं होगा। जाओ खाना खाकर सो जाओ। पहले तुम्हें कितने पैसे चाहिए वो तो बताओ, तो ही तो मैं तुम्हें दे पाऊंगी। फिर बताओ कितने पैसे चाहिए? मुझे 3000 रुपया चाहिए। तुम दे सकती हो? तुम्हें 3000 रुपए चाहिए, उतना ही ना? एक काम करो, मेरे पास 20 भेड़ हैं, उन्हें कल बाजार में ले जाकर बेचो। तुम्हें 3000 से ज्यादा पैसे ही मिलेंगे। उससे तुम व्यापार शुरू करो। तुम्हें वो भेड़ बहुत पसंद है ना? उन्हें बेचूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पिताजी के रहने पर मुझसे कोई नहीं मांगता था, लेकिन गिरिराज मामा जी के मुझसे बात करने के बाद उन भेड़ों को बेचना ही सही लग रहा है। इन्हें लेकर जाकर कल बाजार में बेच दूं? बेचकर पैसे बर्बाद न करते हुए अच्छा व्यापार करो। तभी महेश दूसरे दिन भेड़ों को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाते रहता है। रास्ते में, ये क्या इतनी सारी भेड़ लेकर कहाँ जा रहे हो? इन्हें बाजार में बेचने जा रहे हो क्या? हाँ, इन्हें बाजार में बेचने लेकर जा रहा हूँ। वैसे तुम कौन हो? मुझे सभी गंगा कहते हैं। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ भेड़ खरीदने। उधर जाने से पहले आप रास्ते में मिल गए। आप बेचने जा रहे हो, मैं खरीदने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ हम रास्ते में ही मिल गए। तुम भेड़ खरीदने जा रहे हो? तो मेरे पास 20 भेड़ है। इन सभी को खरीद सकते हो? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? क्यों नहीं है जी। वैसे इन सभी को कितने में बेचोगे? इन सभी को 3000 रुपए में बेच दूंगा। अगर इन्हें बाजार में लेकर जाऊंगा तो 3000 से ज्यादा पैसे आएंगे, पर तुम एक साथ खरीद रहे हो इसीलिए कम करके देता हूँ। 3000 रुपए ही ना? अभी देता हूँ, रुको जरा। अरे, पूरे पैसे घर पर भूल कर आ गया। क्या? अब तक बिना पैसे की इतनी बात कर रहे थे? ये तो अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, इसीलिए ठीक है। अगर मेरे बाजार चले जाने के बाद पैसे नहीं है पता चलता तो फिर इतनी दूर वापस आना होता। आप चिंता ना करें, मेरा घर यहीं पर है, बहुत नजदीक है, आइए। उस तरह दोनों मिलकर भेड़ों को लेकर जाते हुए कुछ दूर जाने के बाद, वो देखो, वो जो दिख रहा है वही मेरा घर है। आप इधर रुकिए, इन्हें घर के पीछे बांध कर आता हूँ। जल्दी आ जाना, मुझे फिर घर पर जाना है। मैं पीछे ही इन्हें बांध कर आ जाऊंगा। आप यहाँ रुकिए, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तभी महेश घर के पास खड़े होकर राह देखते रहता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी गंगा नहीं आता। तभी उस घर वालों को बाहर बुलाता है। बहन जी, गंगा यहीं पर रहता है ना? मेरी भेड़ों को लेकर गया है, पैसे लेकर आता हूँ कहकर यहीं पर रुकने कहा। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। आपको भी धोखा दे दिया। वो इससे पहले पास वाले घर में ही रहता था। बाजार में ले जाकर बेचने वालों को रास्ते में रोककर इस घर के पास रुको कहकर पीछे के रास्ते से भेड़ों को ले जाता है। उन बातों को सुनकर महेश चिंता में पड़कर क्या करूं समझ नहीं आया, तो जिस रास्ते से गंगा गया उस रास्ते से जाकर कुछ समय भेड़ों को ढूंढता है। वहाँ कहीं नजर नहीं आते तो मुझे धोखा दिया गया है जानकर दुखी होकर घर पर आकर जो हुआ रानी को कहता है। फिर गिरिराज उधर आकर, बहुत व्यापार करेंगे कह रहे थे। 20 भेड़ों को बाजार में लेकर जाकर बेच नहीं पाया। तुम क्या व्यापार करोगे? बाजार तक जाए बगैर ही अच्छा खरीदार मिला, सोचा वो धोखा देगा किसी। तुम दुखी मत हो महेश, उन्हें वापस कैसे लाना है मुझे अच्छे से पता है।
वो किधर रहता है जानकर उधर के गांव के सरपंच से शिकायत करो। तुमसे कुछ नहीं होगा, रानी के कहे अनुसार करो, रानी जो कहेगी उसको सुनो। तभी महेश गंगा के बारे में सभी से पूछताछ करके वो कृष्णापुरम में रहता है जानकर उस गांव के सरपंच को गंगा के बारे में शिकायत करता है। गांव का सरपंच गंगा को न्यायालय के पास बुलाकर, ए गंगा, फिर से तूने चोरी करना शुरू किया क्या? ज्यादा नखरे ना करते हुए उनके भेड़े उन्हें दे दो। कौन से भेड़े मालिक? मेरे पास जो भेड़े हैं वो मेरे हैं। इन्हें मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा, इन्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरे पास ज्यादा भेड़े देखकर उन्हें चुराने के लिए ये लोग जानबूझकर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या महेश, वो सभी इसी की है कह रहा है, मैं कैसे मानूं वो सब तुम्हारी भेड़े है? ये सब झूठ बोल रहा है। मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में आकर भेड़ों को खरीदूंगा कहकर उन्हें लेकर गया। हाँ जी, इस गंगा ने जिस तरह हमें धोखा दिया है उसी तरह आपको भी धोखा दे रहा है। अगर वो भेड़ उसकी है तो उन्हें यहाँ बुलाने कहो। वो अगर इधर आए तो इसकी भेड़ है, नहीं तो हमारी भेड़ है। हाँ गंगा, अगर वो तुम्हारे है तो तुम्हारे बुलाने पर आएंगे ना। एक बार बुलाओ, वो आएंगे तो तुम्हारे है। ये क्या मालिक, वो सभी मेरे ही है। मेरे बुलाने से पहले उन्हें बुलाने के लिए कहिए। उनके है तो वो आएंगे या नहीं? मैं बाद में बुलाऊंगी, पहले तुम बुलाओ। उस तरह सरपंच भी पहले गंगा को बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद हे ओ हे किधर है? एक भेड़ भी नहीं आई। तुम्हारी आदत होगी तो तुम्हारे बुलाने पर आएंगे ना। ठीक है, अब तुम्हारी बारी, अब तुम बुलाओ। अगर तुम्हारे बुलाने पर भी नहीं आएंगे तो गंगा ही फैसला करेगा। ठीक है सरपंच जी। रामू, रामू। वो सुनकर रामू भेड़ हर बार की तरह सभी भेड़ों को अपने पीछे लाकर, यानी कि रानी की भेड़ ही नहीं गंगा की भेड़ों को भी पीछे लाकर वहाँ आती है। देखा सरपंच जी आपने, ये गंगा धोखेबाज है। आप तो समझ ही गए होंगे। मुझे पहले से ही ये गंगा चोर है करके शक था, लेकिन बगैर सबूत के कुछ नहीं कर सकते। इसे कारागार की शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अभी आपके भेड़ आप लेकर जाओ। जाओ, अब घर जाओ। उस तरह 20 भेड़ों के अलावा और 15 भेड़ें उन्हें ज्यादा मिलती है। उसमें से रामू भेड़ को रानी अपने पास रखकर बाकी भेड़ों को बाजार में बेचकर वो आए हुए पैसे महेश को देती है। ये लड़की कितनी अच्छी है ये समझ जाओ। तभी महेश रानी से शादी करता है। उसी गांव में रहकर व्यवसाय